हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। मैं हूँ तान्या मुंजाल और आज हम करने वाले हैं बेटा बहुत ही इजी सा चैप्टर। और उस चैप्टर का जो नेम है वो है आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो फटाफट से देखते हैं भाई इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है भाई प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, क्योंकि चैप्टर का नेम क्या है भाई, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। आगे हम समझने वाले डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉफिट। बेसिकली आपके 3 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉफिट है, तीनों को हम समझने वाले। एमसीक्यू के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देखा गया एमसीक्यू में क्वेश्चन बन के आ जाता है। आगे हम समझेंगे कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ एमआरएमसी अप्रोच। भाई स्टार मार्क कर ले इस क्वेश्चन को, स्टार मार्क क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कई बार, व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जो आपको एमआरएमसी अप्रोच के उसमें बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क। आगे जी, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, शट डाउन पॉइंट क्या होता है। इन दोनों क्वेश्चन में से मान के चलो या तो एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाएगा, 1 वर्ड क्वेश्चन बन जाएगा, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फटाफट से बेटा इस चैप्टर को जो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम समझेंगे भाई, ये तो आपको पता ही भाई चैप्टर का नेम क्या है भाई, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो फटाफट से हम देखते हैं, जो सबसे पहले टॉपिक समझेंगे वो है हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। देखो जी, अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें सबको पता। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, एक कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में आएगा, जब उसको क्या मिलेगी, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। वैसे ही बेटा अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम में आएगा, एक प्रोड्यूसर को कब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जब वो मैक्सिमम क्या कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा, तब वो क्या होगा, प्रोड्यूसर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। तो भाई एक प्रोड्यूसर क्या कमाना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम में आएगा, जब उसको क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ये एक सिचुएशन है आपकी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। ठीक है जी, तो फटाफट से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन व्हेन द प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट, जब उसको एक मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, वो एक, या फिर हम उसको बोल सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की सिचुएशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसका मतलब क्या है, ये ऐसी सिचुएशन है जब एक प्रोड्यूसर क्या कमा सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कमा पाए, प्रॉफिट कमा पाए। याद हो गया, बढ़िया। अब आज जो अगला टॉपिक है हमारा, देखो जी, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है आपके एमसीक्यूज में, आपके एमसीक्यूज में आ जाता है, 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। तो समझ लो, फटाफट से देखते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिकली देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉफिट, 3 टाइप्स है प्रॉफिट के। एक होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा होता है आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट भी कह देते हैं। याद रख लेना, इसके 2 नेम्स है। एबनॉर्मल प्रॉफिट को ही आप एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कह देते हो, यानी नॉर्मल प्रॉफिट से जब आप ज्यादा कमाते हो ना, वो एक्स्ट्रा, यानी एक्स्ट्रा कमाना, यानी एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। तीसरा है आपका लॉसेस या फिर सब नॉर्मल प्रॉफिट। देखो भाई, नॉर्मल प्रॉफिट का सब का मतलब उसका पार्ट, मतलब वो उसका लॉस, इसी को हम बोल देते हैं लॉसेस या फिर सब नॉर्मल प्रॉफिट। देखो ये है आपका 30। तो बेसिकली आपके 3 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉफिट है। एक होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा होता है आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट, और एबनॉर्मल प्रॉफिट को आप क्या बोलते हैं भाई, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। तीसरा क्या होता है आपका लॉसेस होता है, लॉसेस को क्या बोल देते हैं आप, सब नॉर्मल प्रॉफिट। तो फटाफट से एक एक को अच्छे से समझते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहीं पे। लो जी, तो पहला है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। देखो भाई, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसा प्रॉफिट, यानी आपका जितना खर्चा हो रहा है आप उतना ही कमा रहे हो, यानी आपके पास जितना रिवेन्यू हो रहा है ना, आप जितना रिवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो, आपका खर्चा भी उतना है, उसको आप क्या कह देते हो, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आसान भाषा में कहूं, जितना पैसा उतना खर्चा, जितना पैसा उतना ही खर्चा, जब ये दोनों इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। तो वही है ना, व्हेन रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, यानी रिवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। क्या है यहाँ पे कि बेसिकली जितना रिवेन्यू है उतना ही क्या हो गया आपका कॉस्ट, मतलब खर्चा हो गया। वो दोनों जब इक्वल हो तो आप उसको क्या कह देते हो, नॉर्मल प्रॉफिट कह देते हो। दैट इज AR इक्वल टू AC भी बोल देते हो और करके। AR मतलब रिवेन्यू का हो गया एडिशन AR, और AC मतलब एवरेज कॉस्ट हो गया। तो जितना आपका खर्चा उतना ही आपका रिवेन्यू, जब वो दोनों इक्वल हो उसको आप क्या कह दोगे, नॉर्मल प्रॉफिट। सिंपल। चलो जी, अब जो दूसरा है बेटा वो फटाफट से देखते हैं। एब नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, यानी नॉर्मल प्रॉफिट से आप ज्यादा कमा रहे हो, यानी आपके रिवेन्यू ज्यादा है, कमा ज्यादा रहे हो और खर्चे
कम होना उसको हम क्या कह देते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। तो वही वाली बात है, आपको रिवेन्यूज क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं एज कंपेयर टू खर्चा, एज कंपेयर टू कॉस्ट, तो इसको आप क्या कह देते हो, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। नाम से पता चल रहा है नॉर्मल प्रॉफिट से आप ज्यादा कमा रहे हो, ज्यादा कमा रहे हो मतलब रिवेन्यू ज्यादा हो रहे हैं, खर्चे कम हो रहे हैं। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट है आपका सब नॉर्मल प्रॉफिट्स या फिर इसको क्या बोलते हो, तो लॉसेस भी कह देते हो। लॉसेस का मतलब ही क्या होता है कि आपके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और आपके पास पैसा कम, यानी रिवेन्यूज कम हो रहे हैं और कॉस्ट ज्यादा। तो वही वाली बात है कि भाई रिवेन्यूज कम हो रहे हैं, कॉस्ट क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, कॉस्ट क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, ये वाली सिचुएशन। क्लियर है? बहुत इजी सा, इसमें तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट होगा, बहुत सिंपल सा एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि किस में खर्चे ज्यादा होंगे, किस में रिवेन्यू ज्यादा होगा, किस में रिवेन्यू और कॉस्ट इक्वल होगा। आपको पता है नॉर्मल में दोनों इक्वल है ना, और एक्स्ट्रा नॉर्मल में रिवेन्यू ज्यादा खर्चे कम, और कॉस्ट या फिर कह सकते हैं हम लॉसेस। लॉसेस में क्या होता है भाई, लॉसेस में मैम ये होता है कि हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं, रिवेन्यू क्या होता है, कम होता है। जी बिल्कुल सही। देखो बेटा, अब हम जो बात करने वाले हैं ना, बहुत इजी सा टॉपिक है ये, अच्छे से समझ लो, आपको लगभग पूरा का पूरा चैप्टर हो गया हमारा खत्म। ठीक है, तो फटाफट से हम देखते हैं कंडीशंस ऑफ एमआरएमसी अप्रोच। कंडीशंस ऑफ एमआरएमसी अप्रोच में क्या है, बेसिकली आपकी दो कंडीशंस होती है। एक कंडीशन ये होती है कि आपका जो एमआर है वो इक्वल होना चाहिए आपके एमसी के। एक प्रोड्यूसर कब इक्विलिब्रियम में आएगा, जब एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी एंड एमसी मस्ट बी राइजिंग, यानी कह रहे जितना रिवेन्यू है उतना ही खर्चा, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आएगा। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जो आपका एमसी है यानी आपकी जो एडिशनल कॉस्ट है वो बढ़नी चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब क्या है, प्रोड्यूसर क्या है भाई, इक्विलिब्रियम में। ठीक है जी, अब मान लो ये कंडीशन नहीं होती, मान लो इफ एमआर इज नॉट इक्वल टू एमसी, तो क्या सिचुएशन आएगी मैम, या तो ये वाली सिचुएशन आएगी या फिर मैम ये वाली सिचुएशन आएगी। बिल्कुल जी। अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे मैम, इस सिचुएशन में रिवेन्यू ज्यादा हो रहे हैं, पैसा ज्यादा कमा पा रही हूँ और खर्चे क्या हो रहे हैं मैम, कम। अब जब खर्चे कम हो रहे हैं, रिवेन्यू ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है मैम, मैं प्रॉफिट ज्यादा कमा रही हूँ। जब मैं प्रॉफिट ज्यादा कमा रही हूँ तो मैम इसमें तो मैं प्रोडक्शन को बढ़ाती जाऊंगी, बढ़ाती जाऊंगी और बढ़ाती जाऊंगी, कभी संतुष्ट ही नहीं होंगी क्योंकि प्रॉफिट कमा रही हूँ। बिल्कुल। अब मैम इस सिचुएशन में देखो, मैम इस सिचुएशन में पैसा कम जनरेट कर रही हूँ और खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, यानी मुझे लॉसेस हो रहे हैं। अब लॉसेस हो रहे हैं तो मैं एकदम से प्रोडक्शन को क्या कर दूंगी, बिल्कुल कम कर दूंगी, क्योंकि मुझे तो लॉस हो रहा है। वही बात कर रहे हैं बेटा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, वो सिचुएशन। और मैक्सिमम प्रॉफिट कब मिलेगा, जब वो कहां पे होगा, दैट एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी, जब उसके पास पैसा, रिवेन्यू भी उतना है, एडिशनल रिवेन्यू भी इतना है और उसका एडिशनल खर्चा भी उतना है। जब ये दोनों इक्वल हो जाए तो प्रोड्यूसर क्या होगा भाई, इक्विलिब्रियम में होगा। बिल्कुल सच। अब आगे है आपका MC must be rising। MC must be rising का मतलब क्या है, अगर मैं यहां चलूं, ये दो कंडीशन मैंने आपको समझा दी। पहली कंडीशन क्या है, MR शुड बी ग्रेटर देन MC, यानी वॉयलेशन है, बेसिकली हम कह सकते हैं MR MC अप्रोच की वॉयलेशन है। पहली वॉयलेशन क्या है कि अगर MR MC इक्वल नहीं है तो या तो ये सिचुएशन आएगी मैम, या फिर ये वाली सिचुएशन आएगी। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे भाई, इस सिचुएशन में साफ पता चल रहा है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन करेगा। बिल्कुल यही वाली बात करिए मैम। इस सिचुएशन में मैम ऑब्वियसली उसको क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं तो वो एकदम से प्रोडक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा। इसलिए क्या है भाई मैम, एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी। बहुत इजी है, ये आपके लिए नोट्स है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है ना। पेपर में सब आता है ना हमें, बिल्कुल एकदम कहते हैं भाई मेरे को सब पेपर में तो सब आता है, बट जब लिखने लगते हो तो कुछ नहीं आता। ये आपके लिए नोट्स हैं, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो या साथ के साथ लिखना शुरू कर दो। पेपर में कैसे लिखोगे, पहले बताओगे भाई दो कंडीशंस है, एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी और एमसी मस्ट बी राइजिंग। फिर बताओगे कि अगर मान लो एमआर इज नॉट इक्वल टू एमसी तो क्या दो सिचुएशंस आएगी, या तो ये वाली आएगी या फिर ये वाली आएगी। पहली कंडीशन पूरी होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है भाई, एमसी मस्ट बी राइजिंग। अगर आपका एमसी राइज नहीं हो रहा, अगर आपका एमसी राइज नहीं हो रहा यानी खर्चा नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब क्या है मैम, इसका मतलब तो यही है कि हमें क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल मैम, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है मैं प्रोडक्शन क्यों रुकूंगा, मैं तो प्रोडक्शन को क्या करूंगा, ज्यादा करूंगा, क्योंकि मुझे क्या हो रहा है मैम, प्रॉफिट हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करेगा, द फर्म इज कॉल्ड, यहां देखो, द प्रॉफिट ऑफ द
प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, बढ़ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करेगी फर्म? द फर्म विल कॉन्टिन्यूस टू डू मोर ऑफ आउटपुट, यानी वो प्रोडक्शन करेगी, कॉन्टिन्यूस टू प्रोड्यूस मोर ऑफ आउटपुट का मतलब है वो प्रोडक्शन क्या करेगा? प्रोड्यूसर बढ़ाता रहेगा। क्यों बढ़ाता रहेगा? क्योंकि मैम प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है ना। सिंपल, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। सबसे पहले आपको ये याद रहना चाहिए कंडीशंस क्या है। पहला क्या है मैम? एम आर इक्वल टू एमसी और एमसी मस्ट बी राइजिंग। अगर एम आर इज नॉट इक्वल टू एमसी है तो उसकी दो वॉल्यूशन समझा देना। अगर एमसी इज नॉट राइजिंग तो क्या होगा? क्योंकि एमसी मस्ट बी राइजिंग होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो प्रोड्यूसर कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा। सिंपल। अब मैम कुछ टेबल से समझते हैं और डायग्राम से समझते हैं, ठीक है जी। अब बेटा याद रखना जो यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये वाला टॉपिक वो परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है मैम? प्राइस हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ये हमें पता ही है ना। प्राइस हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि फर्म प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। पीछे से प्राइस डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर, यानी जहां डिमांड और सप्लाई कट करेगी वो प्राइस डिसाइड होता है, पीछे से डिसाइड होता है। अपनी मर्जी से फर्म प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकती। बाकी डिटेलिंग हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन का, ठीक है जी। तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है, यानी प्राइस क्या है? कांस्टेंट है। जब प्राइस, हमें पता है भाई प्राइस किसके इक्वल होता है मैम? एआर के होते हैं। लास्ट चैप्टर में, रिवेन्यू वाले चैप्टर में मैंने प्रूव करके दिखाया हुआ है हाउ प्राइस इज इक्वल टू एआर। नहीं देखी तो प्लीज लास्ट वाली वीडियो पे चली जाइए और वहां से फटाफट से चैप्टर पढ़ के आइए। बहुत छोटी सी वीडियो है, वो भी आपको इजीली कवर हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इक्वल टू एआर होता है और एआर इज इक्वल टू क्या होता है मैम? एमआर होता है। अगर नहीं आया तो फटाफट से देख लो भाई, मैं यहाँ पे एक 2 मिनट लगा के यहीं पढ़ा रही हूँ, देख लो भाई। ये होता है आउटपुट, हमें पता है प्राइस इज इक्वल टू एआर। यहाँ क्या होता था मैम? टीआर, और यहाँ क्या होता था मैम? एमआर, है ना जी। 1 2 3 4 5 प्राइस मैं ले लेती हूँ, मान लो 10 10 10 10 10। एक प्रोड्यूसर 1 यूनिट बेच रहा है तो भी 10 रुपए का, 2 यूनिट बेच रहे हैं तो भी 10 का, 3 बेच रहे हैं तो भी 10 का। अब टीआर क्या होता है मैम? टीआर का मतलब होता है क्वांटिटी इनटू में प्राइस। ये मैम क्वांटिटी, ये हो गया प्राइस, तो 10 1 द 10 20 10 3 द 30 10 4 द 40 10 5 द मैम 50। अब एमआर क्या होता है मैम? इसमें से इसमें माइनस कर दो, टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1। तो पहला तो 10, अब इसमें से ये गया 10, इसमें से ये गया 10, इसमें से ये गया 10, इसमें से ये गया 10। तो आप देख रहे हो AR इज इक्वल टू MR इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा दिया, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगर ये देख लिया फटाफट से, इसलिए यहाँ पे देखो आउटपुट चाहे मैं ये बेच रहा हूँ, ये बेच रही हूँ, ये बेच रही हूँ, ये भी ये कुछ भी, ठीक है। तो मेरा एमआर क्या है? 10 10 10 10 10 10। एमआर क्या है मेरा? 10 10 10 10। क्यों एमआर 10 है? क्योंकि मैम मेरा प्राइस 10 था, प्राइस 10 था तो यानी मेरा एआर 10 था। जब एआर, यही एक इसका रूल है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। क्या हमने देखा है कि मेरा जो एआर है वो किसके इक्वल है? एमआर के इक्वल है। और जो मेरा टीआर है वो इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से। टीआर किससे हो रहा है मैम? कांस्टेंट रेट से। ये तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया। अब देख लो भाई, एआर इक्वल टू एमआर है तो मेरा एमआर भी क्या आ गया मैम? 10 10 10 10 10। अब मैम पढ़ते हैं एमसी, क्योंकि अप्रोच क्या थी मैम? एमआर एमसी अप्रोच, जिसके लिए मुझे एमआर भी चाहिए और एमसी भी चाहिए। एमआर तो मुझे समझ आ गया, 10 10 क्यों लिया ये भी समझ आ गया, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन लिया। क्लियर है इतना? अब ध्यान से सुन लो, अगर बेटा यहाँ पे आप प्राइस इज नॉट कांस्टेंट लेते ना, तो आपको ये पता है जैसे प्राइस कम होगा यानी एआर कम होगा तो एमआर हमेशा फास्टर रेट से कम होता है, याद रख लेना, ठीक है। वही वाली चीज है, लेकिन यहाँ पे एज्यूम कर रही हूँ, यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ? परफेक्ट कंपटीशन ले रही हूँ, ठीक है जी। अब आ जाओ एमसी। एमसी कैसे बनता था मैम? एमसी तो मैम हमेशा क्या बनती थी? यू शेप। यू शेप का मतलब क्या? पहले एमसी कम होता है फिर एमसी बढ़ जाता है, ये हमें पता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बिल्कुल जी मैम। तो पहले मेरा एमसी क्या हो गया मैम? कम हुआ। पहले मेरा खर्चा क्या हुआ? कम हुआ। बिल्कुल मैम, पहले मेरा खर्चा क्या हुआ? कम। खर्चा कम होने का मतलब पहले मेरा 11 फिर 10 फिर 9 फिर 8, पहले मेरा खर्चा कम हुआ, है ना। फिर मैम मेरा खर्चा बढ़ने लगा, खर्चा मेरा बढ़ने लगा, खर्चा मेरा बढ़ने लगा भाई 9 10 11, खर्चा मेरा बढ़ने लगा। पहले मेरा खर्चा कम फिर मेरा खर्चा बढ़ने लग गया।
सिंपल है, ये आपको पता है। तो अब आपको एमआर बनाना इजी है आपके लिए, एमसी बनाना इजी है, कुछ नहीं है। लास्ट चैप्टर्स में आपको पढ़ा हुआ है एमआर कैसे बनाओगे, आपको पता है। परफेक्ट कंपटीशन ले रहे, AR इक्वल टू MR है तो MR लिख लिया। MC क्या है, MC पहले कम होता है फिर MC बढ़ता है, तो वही किया, पहले MC मैंने 11 10 9 8 कम किया, फिर MC को बढ़ा दिया 9 10 11, सिंपल। अब मेरे पास MR भी आ गया और MC भी आ गया, बिल्कुल जी मैम। अब अप्रोच क्या थी मैम, MR MC अप्रोच। इस अप्रोच के तहत दो कंडीशंस थी, फटाफट से बताओ कंडीशंस क्या थी मैम। पहली कंडीशन ये थी कि MR शुड बी इक्वल टू MC, MR शुड बी इक्वल टू MC। दूसरी कंडीशन क्या थी मैम, MC मस्ट बी राइजिंग, MC हमेशा क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। दो रूल थे, इसकी वॉयलेशन के साथ भी समझ लिया कि अगर ये नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है। अब देखो भाई मैम, अब यहाँ पे हम देखें MR इक्वल टू MC, एक तो यहाँ पे आ रहा है MR इक्वल टू MC मैम, एक तो यहाँ पे आ रहा है, दूसरा मैम MR इक्वल टू MC यहाँ पे भी आ रहा है ना। दो जगह हम देख रहे हैं MR और MC क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, यानी दोनों जगह फर्स्ट कंडीशन तो हो रही है सेटिस्फाई, दैट इज MR इज इक्वल टू MC। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दैट MC मस्ट बी राइजिंग, MC मस्ट बी राइजिंग क्या है, MC बढ़ना चाहिए। अब आप यहाँ देखो क्या MC बढ़ रहा है, 10 से 9 हुआ, MC तो मैम यहाँ कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन क्या थी भाई, फटाफट से बताओ। MR इज इक्वल टू MC एंड द MC मस्ट बी राइजिंग, दोनों जगह फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट यहाँ पे सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, बिकॉज मैम यहाँ पे राइजिंग की जगह क्या हो रहा है, मेरा MC फॉल हो रहा है, गिर रहा है, बिल्कुल। अब यहाँ देखो मैम, यहाँ पे at 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यहाँ पे भी मैम मेरा फर्स्ट कंडीशन है MR इक्वल टू MC, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, MC मस्ट बी राइजिंग। देखो मेरा MC बढ़ रहा है मैम, बिल्कुल बढ़ रहा है, 10 से 11 हो गया। मेरी दूसरी कंडीशन MC जो राइज होने वाली थी वो भी हो रही है। तो अब प्रोड्यूसर कहाँ पे इक्विलिब्रियम में हो गया मैम, 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, 6 units of output, the producer will be in equilibrium because here both the conditions are getting satisfied. First condition क्या थी भाई मैम, MR is equal to MC and the MC must be rising, यही लिखा हुआ है बेटा। सेकंड यूनिट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड कंडीशन नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए एट 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट द प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम। ओके जी, बिल्कुल मैम, ये अच्छे से समझ आ गया, बिल्कुल। अब बेटा इसको डायग्राम से समझते हैं। अगर बेटा मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बनाऊं, मान लो ये यहीं से भी समझ आ जाएगा, यहीं पे बना लेते हैं हम, ठीक है, यहीं पे बना लेते हैं, स्पेस है हमारे पास। लो जी, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ y एक्सिस, ये मेरा हो गया ओरिजिन, और ये मेरा क्या हो गया x एक्सिस। अब आप मुझे बताओ परफेक्ट कंपटीशन में MR का डायग्राम, अगर आपको याद हो AR और MR कैसे बनता था, ऐसे बनता था हमेशा, हमेशा हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू x एक्सिस बनता था। लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, ठीक है जी, ये आपको पता है। और MC कैसे बनता है, MC मैम हमेशा ऐसे बनता है, और AR MR कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो वही है, हम टॉपिक है भाई हमारा MRMC अप्रोच। तो फटाफट से पहले मैम मुझे क्या चाहिए होगा, MR चाहिए, ये मेरा हो गया MR, बिकॉज वी नो दैट AR इक्वल टू MR है ना, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जो हमेशा हॉरिजॉन्टल पैरेलल बनता है टू x एक्सिस। अब MC क्या होता है मैम, यू शेप बनता है मैम, MC क्या होता है मैम, यू शेप बनता है। ये मैम मेरा क्या बन गया, MC बन गया, क्लियर है, ये मैम मेरा बन गया MC बन गया। अब फटाफट से देखो भाई, अब देखो फटाफट से, यहाँ मेरा y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस नीचे मैं लिख लेती हूँ आउटपुट, और यहाँ मैं लिख लेती हूँ, अगर यहाँ लिखो, यहाँ पे आप पूरा का पूरा लिख सकते हो MR MC, मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट लिख सकते हो। लो जी, ये हो गया आपका यहाँ तक डन। अब देखो ये जो बेटा, अगर आप देखो ये होता है ना, ये जो गैप देख रहे हो, ये जो है ना पूरा का पूरा, इसको आप कहते हो प्रॉफिट जोन। क्या बोलते हो, प्रॉफिट जोन, क्या बोलते हो भाई, प्रॉफिट जोन। देख रहे हो ये जो है ना, ये वाला, इसको आप कहते हो प्रॉफिट जोन। अब आप मुझे बताओ कौन से पॉइंट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा मैम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब, अच्छा वो दो कंडीशंस ही तो थी मैम, दो कंडीशंस क्या थी, फर्स्ट कंडीशन मैम ये थी भाई मेरी MR इक्वल टू MC होना चाहिए और MC मस्ट बी राइजिंग होना चाहिए। मैम अगर मैं देखूं ये मेरी MR कर्व, ये मेरी MC कर्व, मैम दो जगह अगर मैं देखूं मैम, एक ये वाला पॉइंट और
ये वाला पॉइंट, दोनों जगह मैम मेरी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है। क्या कंडीशन थी मैम? एम आर इक्वल टू एम सी ही तो हो रहा है मैम। ये मेरा एम आर, ये मेरा एम सी, यहाँ पे एम आर एम सी क्या कर रहे हैं मैम? कट कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे मेरा एम आर इक्वल टू एम सी वाली फर्स्ट कंडीशन तो मैम होगी बिल्कुल सेटिस्फाइड। मैम यहाँ पे भी मेरा एम आर और एम सी क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं, यानी मेरी फर्स्ट कंडीशन होगी तो बिल्कुल। मैम दूसरी कंडीशन क्या थी मैम? दूसरी कंडीशन तो थी मैम एमसी मस्ट बी राइजिंग, एमसी बढ़ना चाहिए। अगर मैं देखो बेटा, पहले में तो मेरा एमसी भाई गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, यहां से भी गिर रहा है, यानी मेरी दूसरी कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई मैम। क्यों सेटिस्फाई नहीं हुई मैम? पहली कंडीशन हुई ना, दूसरी कंडीशन तो हुई नहीं। एमसी तो मेरा बढ़ने की जगह क्या आ रहा है भाई? गिर रहा है। क्लियर है? दूसरी, अगर यहाँ पे देखें, ये मेरा पूरा पूरा का पूरा प्रॉफिट जोन है, यहाँ पे तो मैंने अभी प्रॉफिट कमाना शुरू ही नहीं किया। यहाँ पे तो मैं अभी और प्रोडक्शन करूंगा 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 तो ही मैं ये पूरा का पूरा प्रॉफिट जोन को क्या कर पाऊंगा मैम? कमा पाऊंगा, है ना? तो ही मैं अभी तो मैं प्रोड्यूसर हूं ना। प्रोड्यूसर अभी तो प्रोडक्शन करेगा। क्यों करेगा प्रोडक्शन? अभी तो यहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, पहली कंडीशन हुई है। दूसरी कंडीशन हमें पता है एमसी मेरा गिर रहा है, एमसी मेरा गिर रहा है, यानी मेरा खर्चा मुझे कम हो रहा है, यानी अभी तो मुझे और प्रॉफिट कमाना है। तो मैं अभी तो मैम प्रोडक्शन करूंगा। मैं प्रोडक्शन कब रोक दूंगा मैम? मैं यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन रोक दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं क्या हूँ? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे हूँ। क्यों इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे हूँ? क्योंकि मैम यहाँ पे तो मैम मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और दोनों कंडीशन कौन सी थी मैम? पहली कंडीशन ये थी भाई मेरी, यहाँ पे देख रहे हो मैम एम आर इक्वल टू एम सी है, और मेरा जो एम सी है वो मैम बढ़ रहा है। मेरा एम सी मैम यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे मैम मेरी दोनों कंडीशंस क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। तीसरी बात ये है कि यहाँ पे पहुंच के मैं पूरा का पूरा प्रॉफिट का एरिया कमा चुका हूं। यहाँ पे आके मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये पता है अगर मैं इससे ज्यादा प्रोडक्शन करता हूं, यहाँ पे ले लो, अगर मैं एक पॉइंट ले लू यहाँ पे, अगर मैं इससे ज्यादा प्रोडक्शन करता हूं तो मेरा तो प्रॉफिट यहीं तक था, अब मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे मेरी कॉस्ट ज्यादा है, यहाँ मेरी कॉस्ट ज्यादा है और रिवेन्यू कम है, यानी खर्चा यहाँ पे मुझे ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे एक चीज लेते हैं, सिंपल, यहाँ चलो, कुछ नहीं करना अब आपको 2 से 3 चीजों का ध्यान देना है बस। ये हमें पता है, ये है मैम मेरा एम आर, और ये क्या है मैम? मेरा एम सी। ठीक है जी मैम, ये होता है मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट एरिया। ये क्या है? मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट एरिया। अब देखो मैम, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज एम आर इक्वल टू एम सी, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैम मेरा एम सी क्या हो रहा है? यहाँ पे गिर रहा है, बढ़ नहीं रहा। क्योंकि दूसरी कंडीशन ये कहती है बट मेरा एम सी शुड बी राइजिंग, है ना, बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एमसी गिर रहा है। यहाँ पे देखो मैम, यहाँ पे देख रही हूँ मैं, मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मेरा एम आर इक्वल टू एमसी भी है और मेरा एमसी भी क्या होना शुरू हो गया? बढ़ना शुरू हो गया। यानी ये एक सिचुएशन है जहां पे प्रोड्यूसर एक इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ तक उसने पूरा का पूरा प्रॉफिट भी कमा लिया। अब इससे ज्यादा अगर वो प्रोडक्शन करेगा, अगर वो इससे ज्यादा, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ क्यू ओ क्यू, यहाँ मैं ले लेती हूँ Q1, ठीक है? OQ यूनिट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, OQ1 यूनिट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे होगा। अगर वो मान लो OQ3 यूनिट प्रोड्यूस करे, OQ3 यूनिट प्रोड्यूस करे, तो यहाँ पे भी वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैम यहाँ पे मेरा खर्चा ज्यादा हो रहा है और रिवेन्यू कम हो रहा है। खर्चा ज्यादा हो रहा है, रिवेन्यू कम हो रहा है, ऑब्वियसली लॉसेज हो रहे हैं, तो यहाँ पे तो मैं करूंगा। अगर मैं उससे कम करूं प्रोडक्शन, अगर मैं इससे कम करूं प्रोडक्शन, अगर मैं यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे रुक जाऊं मैम, यहाँ तो पहली चीज मेरी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। दूसरी चीज मैम सिर्फ इतना ही प्रॉफिट कमा पाया, सिर्फ इतना ही प्रॉफिट कमा पाया मैम, इतना वाला प्रॉफिट तो मैं कवर ही नहीं कर पाया, इतना प्रॉफिट तो मैं कवर ही नहीं कर पाया। तो यहाँ पे मैं कैसे इक्विलिब्रियम में आ सकता हूँ? वही वाली बात है यहाँ पे बेटा। आपको बस इतना याद रखना है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उसकी एक तो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तीसरी कंडीशन अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, यहाँ पे वो पूरा का पूरा प्रॉफिट का एरिया कमा पा रहा है, पूरा प्रॉफिट। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट
क्लियर है? तो फटाफट से ये देख ले डायग्राम, देख लेते हैं मैम। ये मैम होता है मेरा एमआर, ये हमें पता है मैम। ये क्या होता है मेरा एमसी, ये मुझे पता है। अगर मैं, ये होता है मैम मेरा पूरा का पूरा, जो आपको दिख रहा है ये स्किन से कलर का, ये क्या है मैम, मेरा पूरा का पूरा क्या है, प्रॉफिट जोन है। ठीक है जी मैम। अगर मैं OQ यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करती हूँ तो मैम यहाँ पे मेरी ओनली फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तीसरी बात मैं यहाँ तक प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रही, क्योंकि प्रॉफिट तो मैं यहाँ पे कमाना शुरू करूंगी। मैम अगर मैं इतना, अगर मैं इतना प्रोड्यूस करती हूँ, अगर मैं इतना प्रोड्यूस करती हूँ तो मैम अगर मैं यहाँ पे, तो मैं सिर्फ इतना एरिया ऑफ प्रॉफिट कमा पा रही हूँ, इतना एरिया तो मैं प्रॉफिट का नहीं कमा पा रही, तो यहाँ पे भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब मैम अगर मैं यहाँ पे प्रोड्यूस करती हूँ, यहाँ पे ये वाला पॉइंट इतना प्रोड्यूस करती हूँ, तो मैम यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम में होंगी। क्यों इक्विलिब्रियम में होंगी? क्योंकि मैम यहाँ पे मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि मेरा MR इक्वल टू MC भी है, MC यहाँ पे बढ़ भी रहा है। तीसरी चीज, मैं यहाँ तक अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट भी कमा चुकी हूँ, दैट इज एंटायर प्रॉफिट जोन मैंने कवर कर लिया। ठीक है जी मैम। अगर मैं इससे ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करूँ, इससे ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करूँ, तो बेटा यहाँ पे तो मुझे होने लग जाएगा लॉस। क्यों? क्योंकि मैम यहाँ पे मेरी कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू क्या है, कम। देख रहे हो, कॉस्ट ऊपर है, कॉस्ट ऊपर है, मतलब मेरी मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है और मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कम है, तो इस सिचुएशन पे मुझे होने लग जाएगा लॉस। ऑब्वियस सी बात है, क्या मैं लॉस में एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब उसको क्या मिल रहा हो, मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। तो वही है बेटा, यहाँ पे आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। OQ यूनिट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओनली वन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। आगे, अगर आगे बात करें, OQ1 यूनिट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रही है, प्लस उसके साथ साथ एक प्रोड्यूसर अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट एरिया, प्रॉफिट जोन कवर कर पा रहा है। ठीक है। अब अगर प्रोड्यूसर मैम लेस आउटपुट प्रोड्यूस करे, यानी OQ1 की जगह OQ2 प्रोड्यूस करे, यानी ये वाली सिचुएशन OQ2 करे, तो यहाँ पे क्या वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैम सिर्फ वो इतना एरिया प्रॉफिट कमा पा रहा है, इतना एरिया अभी वो कमा सकता है, वो क्यों रुके? वो तो अभी और प्रोडक्शन करे, क्योंकि इतना एरिया में अभी और कमा सकता हूँ। तो यहाँ पे भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि मैम यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा, ही विल नॉट बी एबल टू गेट द एंटायर प्रॉफिट जोन, अभी मैंने पूरा का पूरा प्रॉफिट जोन तो कमाया ही नहीं है। मैं अभी कमा सकता हूँ, तो मैं अभी और प्रोड्यूस करूंगा, ताकि वो वाला बचा हुआ एरिया भी क्या कर पाऊं, कवर कर पाऊं, प्रॉफिट कमा पाऊं। बिल्कुल मैम। आगे देखते हैं, अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करे OQ3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यानी मैम ये वाली सिचुएशन, मैम यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैम उसको लॉसेस होना शुरू हो गए। मैम क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे मैम उसको क्या होने शुरू हो गए भाई, लॉसेस होना शुरू हो गए। वही वाली बात हो रही है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होगा? OQ1 पे होगा। दोनों कंडीशंस भी हो रही है, प्लस प्रॉफिट एरिया भी पूरा का पूरा क्या कर लिया उसने, कमा लिया। क्लियर है? बहुत इजी है, सिंपल सा टॉपिक है। अब देखो भाई, अब जो आपका टॉपिक आने वाला है ना बेटा, वो टॉपिक है आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और शट डाउन पॉइंट क्या होता है। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे मैम ये टॉपिक कहाँ है, बुक में तो ये टॉपिक ही नहीं है। तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, पीछे चले जाओ, शायद आपको एबिलिटी जोन में मिल जाएगा। लास्ट चैप्टर के एंड में जाओगे ना, आपके जो सारे के सारे एमसीक्यूज और क्वेश्चंस के बाद लास्ट में चैप्टर है ना, सप्लाई से पहले वाला जो शायद पेज होगा, वहां पे आपको मिल जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट का क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन ब्रेक इवन पॉइंट एंड शट डाउन पॉइंट, या कई बार खाली एक क्वेश्चन 3 नंबर का आ जाता है। सबसे पहले आप मीनिंग समझाओगे, डायग्राम बनाओगे एंड डायग्राम को एक्सप्लेन करोगे। एमसीक्यू के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करें शुरू? तो लो जी, तो फटाफट से देखते हैं भाई। पहले हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मैं पहले डायग्राम बनाती हूँ। देखो देखो बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जब एक प्रोड्यूसर इतना पैसा कमा पा रहा है कि वो अपने सारे के सारे खर्चे उठा पा रहा है। प्रोड्यूसर को इतना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, इतना पैसा कमा पा रहा है कि वो अपने सारे के सारे खर्चों को कवर कर पा रहा है। अब इस सारे के सारे खर्चे क्या है मैम? सारे के सारे खर्चे का मतलब बेटा यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट भी, यानी वो दोनों टाइप के खर्चों को जब अपने उस रिवेन्यू से कवर कर पाए, तो उसको आप क्या कहते हो? ब्रेक इवन पॉइंट। कहने का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट मतलब छोटे मोटे खर्चे, रॉ मटेरियल का खर्चा होगा, लेबर का खर्चा होगा, फिक्स कॉस्ट बड़े
बड़े मशीन पे खर्चा हो गया है ना, बिल्डिंग का रेंट पे करना है, वो वाले खर्चे। यानी एक प्रोड्यूसर को इतना रिवेन्यू हो रहा है कि वो अपने सारे के सारे वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों खर्चों को उठा पाए, तो उसको आप क्या कहते हो, ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है? तो मान लो ये है आपका ए आर इक्वल टू एम आर, हम एज्यूम कर रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन, और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, ये हमेशा ए आर इक्वल टू एम आर होता है, और वो हमेशा क्या बनती है, हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनती है। बिल्कुल सही पकड़े। अब एसी क्या होती है मैम, एसी तो एक यू शेप्ड की कर्व होती है। अब मैंने क्या बोला मैम, मुझे इतना रिवेन्यू हो रहा है कि मैं अपने सारे के सारे खर्चों को उठा पा रहा हूं, एसी लिया। एसी का मतलब मैम दोनों खर्चे आगे, मेरे फिक्स कॉस्ट भी आगे और मैम मेरे वेरिएबल कॉस्ट भी आगे, इसलिए मैंने क्या लिया मैम, एसी लिया। ये पॉइंट जो है ना मैम, ये जो है ये है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है व्हेन अ फर्म इज एबल टू कवर ऑल इट्स कॉस्ट, सारे के सारे खर्चों को उठा पा रही है एक फर्म, तो उसको आप क्या कहते हो, ब्रेक इवन पॉइंट। ये मेरा रिवेन्यू है, मुझे इतना रिवेन्यू हो रहा है और मेरे खर्चे ये हैं, और मैं सारे के सारे खर्चों को उठा पा रही हूं, जहां पे ए आर इक्वल टू ए सी हो गया। ये जो पॉइंट है ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। क्लियर है? सिंपल सी बात है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब आपके पास इतना रिवेन्यू है कि आप अपने सारे खर्चों को उठा पा रहे हो, तो ही उसने क्या करा, यहाँ पे आके टच किया। ये क्या है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। अगर मैं इसको नाम दे दूं क्यू पॉइंट, तो क्यू पॉइंट क्या है आपका, ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है इतना? अच्छा समझ आया? यही है बेटा, व्हेन अ फर्म इज एबल टू कवर ऑल इट्स कॉस्ट। ये आपका क्या है, ए आर इक्वल टू एम आर, दिस इज योर एसी। एसी का मतलब दोनों खर्चे, फिक्स भी और वेरिएबल भी, और यहाँ पे जहां पे वो टच कर दे, दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है? आसान। चलो जी, अब आगे देखते हैं भाई, शट डाउन पॉइंट क्या होता है बेटा। शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है कि जब फर्म को, देखो भाई, जब एक फर्म को इतना रिवेन्यू है, मतलब वो इतना पैसा है कि सिर्फ और सिर्फ अपने वेरिएबल कॉस्ट को उठा पा रही है, छोटे मोटे खर्चे उठा पा रही है। कहने का मतलब है वो सिर्फ लेबर का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा, यानी सिर्फ अपने वेरिएबल खर्चे उठा पा रही है एक फर्म, तो उसको आप क्या कहते हो, शट डाउन पॉइंट। यहाँ पे फर्म अपने फिक्स कॉस्ट मतलब मशीन का खर्चा, मशीन खरीदनी है या फिर रेंट ऑफ बिल्डिंग, वो वाले खर्चे नहीं उठा पा रही है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट उठा पा रही है। तो ये हमें पता है, यहाँ पे मैम मेरा ए आर इक्वल टू एम आर होता है। फर्म इज ओनली एबल टू कवर इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट उठा पा रही है, फिक्स खर्चे नहीं उठा पा रही, तो इसलिए मेरा एसी क्या आएगा, ऊपर आएगा। क्यों एसी ऊपर आया, नीचे टच क्यों नहीं किया, क्योंकि मैम एसी तो दोनों ही होता है, फिक्स कॉस्ट भी होता है और वेरिएबल कॉस्ट भी होता है, और यहाँ पे तो वो फिक्स खर्चे नहीं उठा पा रही ना, इसलिए एसी ऊपर आएगा। फर्म इज ओनली एबल टू कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट, ये मेरा शट डाउन पॉइंट है। क्लियर हुआ? दिस इज माई शट डाउन पॉइंट। बहुत इजी सा वही वाली बात हो रहे हैं। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे ये क्या है मेरा, ए आर इक्वल टू एम आर। फर्म इज ओनली एबल टू कवर इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फर्म इज नॉट एबल टू कवर इट्स फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट नहीं उठा पा रही, तो इसलिए क्या बना दिया, ऊपर बना दिया, और ये पॉइंट क्या है मेरा, शट डाउन पॉइंट है। अब यहाँ पे आते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, यहाँ पे आता है ट्रिकी क्वेश्चन। मैम एक बात बताओ, यहाँ पे सिर्फ फर्म अपने छोटे मोटे खर्चे यानी वेरिएबल कॉस्ट उठा पा रही है, उसको सिर्फ इतना ही प्रॉफिट हो रहा है, इतना ही पैसा कमा रही है एक फर्म की, वो अपने छोटे मोटे खर्चे वेरिएबल कॉस्ट को उठा पा रही है, बड़े बड़े खर्चे फिक्स कॉस्ट जो जरूरी है वो नहीं उठा पा रही। क्या यहाँ पे अपना फर्म अपना बिजनेस बंद कर दे, यानी शट डाउन कर दे अपना बिजनेस? तो बेटा यहाँ पे अभी फर्म शट डाउन नहीं करेगी अपना बिजनेस बंद नहीं करेगी। लेकिन बेटा अगर ये सिचुएशन आ जाए कि फर्म को इतना भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इतना भी रेवेन्यू नहीं कमा पा रही कि वो अपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी अपने वेरिएबल कॉस्ट को भी नहीं उठा पा रही, अगर एक फर्म अपने छोटे मोटे खर्चे, अपने रॉ मटेरियल का खर्चा, अपना लेबर का खर्चा, अगर ये छोटे मोटे खर्चे वेरिएबल कॉस्ट भी अगर एक फर्म बियर नहीं कर पाती, तो उस सिचुएशन में बेटा वो अपना बिजनेस को शट
डाउन कर देगा। शट डाउन का मतलब क्या था, बिजनेस बंद कर देगा। फॉर्म एक तरह से वो क्या कर देगा, प्रोड्यूसर बंद कर देगा, शट डाउन कर देगा। ये वाला केस है। शट डाउन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे एक फर्म सिर्फ और सिर्फ अपने वेरिएबल कॉस्ट उठा पा रही है, फिक्स खर्चे नहीं उठा पा रही है, तो अभी तक वो बिजनेस चलाएगा, बिजनेस बंद नहीं करेगा। लेकिन इफ इन केस फर्म अपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अपने ये छोटे मोटे खर्चे भी नहीं उठा पाती, तो उस सिचुएशन में फर्म क्या कर देगी, शट डाउन कर देगी। अगर ये वाली सिचुएशन आ गई, ये आ गया आपका AR इक्वल टू MR, अगर फर्म को इतना भी पैसा नहीं हुआ कि वो अपने छोटे मोटे खर्चे भी नहीं उठा पा रही, देख रहे हो, टच नहीं किया, अगर वो छोटे मोटे खर्चे भी नहीं उठा पा रही, तो इस सिचुएशन में वो क्या कर देगी, शट डाउन कर देगी अपना बिजनेस। क्लियर है? बहुत सिंपल सा चैप्टर था बेटा। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत इजी सा चैप्टर था। बस ऐसे ही बेटा पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। थैंक यू।